नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ऑफिसर के माइंडसेट से, एज ए ऑफिसर के माइंडसेट से आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज आप देख लीजिए कि आज क्या है। तो आज पार्ट 5 का सबसे लास्ट पार्ट है और इस तरीके से पार्ट 5 ख़त्म हो जाएगा। और आज अब तक में सबसे ज़्यादा टाइम कंटेंट को लिखने में टाइम लगा हुआ है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से कंटेंट आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया। बहुत ही बेहतरीन नोट्स इस बार प्रिपेयर है डेली की तरह। ठीक है, तो यही आज पढ़ेंगे मिलकर के साथ में। तो रिलैक्स होकर के एक बेहतरीन स्टूडेंट की तरह, ऑफिसर की तरह पढ़िए। चलिए लास्ट पार्ट 5 का पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 का लास्ट पार्ट है, ये चौथा पार्ट है जो लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें संसद का एक पार्ट है राज्यसभा, इसी के बारे में पढ़ना है। क्योंकि ठीक इसके पहले वाले में हम लोगों ने संसद का पार्ट जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें लोकसभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पहले वाले लेक्चर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इस तरीके से 5 अंक कार्यपालिका के कर चुके हैं। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा से आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में देख लीजिए। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, या इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो इसके कहने का कारण क्या है, जैसे लोकसभा को हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक, सॉरी यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये चीज़ इसे सही कर लीजिएगा। यह एक अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थाई सदन है। लेकिन यह क्या है, परमानेंट सदन है, माने ये भंग नहीं होती है किसी सूरत हाल में, ये हमेशा चलती रहती है। तो ये स्थायी सदन है, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। जबकि लोकसभा क्या है, निम्न सदन था, क्योंकि भारत की जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता था, इसलिए उसे लोकप्रिय सदन भी कहते थे। इसे क्या क्या कहते हैं, तो इसे अस्थाई सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन भी कहते हैं। कारण ये है कि राज्यसभा का जो संरचना है, या राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं, हम भारत के लोग जिनको विधायक बनाते हैं, माने डायरेक्ट हम वोट डालते हैं, ठीक है, जो विधायक बनते हैं वो लोग इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, माने इनडायरेक्ट हमारा प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। जबकि लोकसभा को प्राथमिक सदन कहते हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान से सही कर लेंगे कि यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा राज्यसभा के बारे में क्या है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा क्या करता है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, राज्य की बातों को संसद में रखा जाता है, राज्यों की मत को रखा जाता है राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा का गठन देख लीजिए। तो राज्यसभा किससे किससे मिलकर के बनती है, तो फ्लो चार्ट में मैंने आपके लिए बनाया है कि अधिकतम राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे। 238 क्या होंगे, निर्वाचित होके आएंगे, जिसमें से 238 में राज्यों से 230 लोग निर्वाचित होके आएंगे। शेष जो 8 सदस्य होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगे। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होके आएंगे जहां पर विधानसभा का प्रावधान है। इसका मतलब कहाँ पर है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे 8 केंद्र शासित राज्यों में से 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान है। ठीक, और इस तरीके से 250 में देख लीजिए कि मनोनीत कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को मनोनीत करता है। जबकि अधिकतम संख्या तो 250 रह सकती है। ये सब प्री में ऐसे ही आते हैं, रटे रहना आप। 250 का पूरा आंकड़ा फ्लो चार्ट यहाँ पर है। लेकिन आप देखो वर्तमान में सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी है, तो 245 है। वो 245 राज्यसभा सीटें कैसे भरती हैं, तो 233 सीटें, 233 सीटें
राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होती हैं, माने राज्यों से डायरेक्ट आती हैं, और 12 मनोनीत होती हैं। और जो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से 225 राज्यों से आते हैं और 8, ठीक है, और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 225 कहाँ से, राज्यसभा से, राज्यों की विधानसभाओं से, तो टोटल 233 सदस्य हैं, ठीक है, और 12 मनोनीत, इस तरीके से टोटल 245। अभी 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ से आते हैं, तो दिल्ली से आते हैं, 4 जम्मू कश्मीर से आते हैं और पुदुचेरी से 1। तो ये आप एक स्ट्रक्चर इसका देख लेंगे 245 और 250 में कहाँ कहाँ से कौन निर्वाचित होके आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। तो बताइए सदस्यों के निर्वाचन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ मेंबर कैसे होता है, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश वे जहां पर विधानसभाएं हैं, सभी जगह तो निर्वाचित होते ही नहीं है, ठीक है, उनके द्वारा अर्थात विधानसभा सदस्यों के द्वारा वे निर्वाचित होते हैं। माने हम जिनको विधायक के रूप में चुनते हैं ना, डायरेक्ट वोट दे करके, वो लोग वोट डालते हैं राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन में, मतलब भाग लेते हैं, सिंपल सी बात। अगर देखा जाए कि निर्वाचन की प्रणाली क्या है इनकी, तो इनकी भी निर्वाचन की प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट में। एक नोट है आपके लिए बेहतरीन, इसमें क्या है, इनके सदस्यों में, माने इनके निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग माने 12 सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मात्र ही भाग लेते हैं। अगला देख लीजिएगा, जहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट में गुप्त मतदान के आधार पर उनका वोट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओपन माने खुला मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यही अंतर है। एकल संक्रमणी मत आनुपातिक मत पद्धति से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन होता है, किंतु वहाँ पर गुप्त मतदान का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर राज्यसभा में खुला मतदान प्रणाली। ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, आपके लिए एकदम लिखे हैं, आप ऐसे ही बस डाइजेस्ट कर लो। और क्या है, राज्यसभा सीटों का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर। अगला देखिएगा, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, तो राज्यसभा सदस्यों की सभी योग्यताएं लोकसभा सदस्य के समान ही होती हैं, अर्थात वह नागरिक होना चाहिए, वह लाभ का कोई पद न ग्रहण करता हो, ठीक है, और वह चुनाव आयोग के समक्ष क्या है, शपथ ग्रहण किया हो, ठीक है। ये सारे मतलब पूरी योग्यताएं लोकसभा जैसी हैं, जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, किंतु बस एक अंतर ये है कि लोकसभा सदस्य के समान ही सब कुछ होता है, किंतु राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, लोकसभा में 25, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। बस एक मेजर डिफरेंस है, बाकी सब क्या है, बाकी सभी सेम हैं। अब देख लीजिए राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। लोकसभा का कार्यकाल हम लोगों ने पढ़ा था कि सामान्यतः प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है, जबकि यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 83(1) में है कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदस्य लिखा है, स्थायी सदन है, ठीक है, और अस्थाई सदन होने की वजह से इसका एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इसमें जो सदस्य होते हैं जिनसे मिल करके बनती है उनका कार्यकाल होता है, लेकिन इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। उनके जो सदस्य उसमें जिनसे मिल करके बनी होती है उनका कार्यकाल क्या होता है, तो वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या रटना है, प्रत्येक 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, और उनकी जगह पर 1/3 सदस्य हर दूसरे साल नए भरते रहते हैं। इस तरीके से चलता रहता है।
और हर सदस्य का अपना कार्यकाल अंतिम 2 वर्ष में जो आता है वह प्रत्येक का किस साल कितने वर्ष में आता है, 6 वर्ष में। इसका मतलब राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो अस्थायी है, लेकिन राज्यसभा जिनसे मिलकर के बनती है उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष को होता है और हर दूसरे वर्ष में वो 1/3 सदस्य रिप्लेस होते रहते हैं। उपचुनाव की बात कर लें, अगर कोई मर जाए या त्याग पत्र दे दे सदस्य तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसके स्थान पर जो भी सदस्य आएंगे वो बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेंगे, ताकि ये क्रम ना टूटने पाए कि जो है 2 साल में 1/3 लोग रिप्लेस होते रहते हैं ना, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही उनका निर्वाचन होगा। एक बात और बता दें कि जब भारत में पहली बार यह प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी तब वहाँ पर क्या है, किसको हटाया जाए, कोई भी नाराज हो जाता, इसलिए वहाँ पर क्या है, लॉटरी सिस्टम से हटाया गया था पहली बार 1/3 सदस्यों को। सभापति एवं उपसभापति की बात कर लें, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ चुके हैं। अब राज्यों में क्या होते हैं, राज्यों में जो नाम होता है वह सभापति और उपसभापति होता है। इन्हें भी मैं आपके लिए बाइफरकेट कर दिया हूँ ताकि आप बेहतर पढ़ सकें, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, एक होता है जो सभापति हेड और एक होते हैं उपसभापति या डिप्टी चेयरमैन। सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पढ़ चुके हैं आप, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, माने सभापति होते हैं। यह अनुच्छेद 89 में लिखा है। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल अब आप समझ गए ना। सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो पदेन सभापति हैं, अर्थात तो होता कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति जान गए तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक है। और ये अपने पद से हट सकते हैं, तो अपने पद से हट सकते हैं, लेकिन यह त्यागपत्र उपाध्यक्ष को नहीं देते ये, ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर के अपना पद रिक्त कर सकता है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, अपने पद से पहले भी हट सकते हैं और इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये भी कि राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, राज्यसभा में ही स्टार्ट होती है, लोकसभा में कभी नहीं। पहले राज्यसभा में ही साधारण बहुमत से अगर विधेयक पारित करके, प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भेजा जाए और लोकसभा उस पर अपनी स्वीकृति दे दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। इसका मतलब सभापति राज्यसभा का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हटाने की प्रक्रिया है। उपसभापति की बात कर लीजिए, तो उपसभापति कौन बनता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति के रूप में निर्वाचित करते हैं और उनकी पदावधि क्या होती है, तो इनकी पदावधि 6 वर्ष होती है क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना, उपाध्यक्ष जो है, ठीक है, या उपसभापति वह राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए इसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष होता है, नहीं तो कितना होता, 6 वर्ष होता है। उपसभापति सदस्य होता है, इसलिए उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। यही बारीकियां आपको समझाना मेरा उद्देश्य है ताकि आप बेहतर कर सकें। इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो जब ये राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा अपने में ही निर्वाचित कर रही है, अपने में से ही निर्वाचित कर रही है, तो इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, राज्यसभा साधारण बहुमत से इन्हें हटा दे। सभापति के कर्तव्य एवं अधिकार क्या है, सभापति माने पदेन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति जब सभापति के रूप में काम करेगा उसका अधिकार एवं क्या है, ठीक है, कर्तव्य। तो लोकसभा अध्यक्ष के समान ही अधिकार एवं शक्तियां हैं। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष क्या करता है, बोलता नहीं माननीय महोदय अब आप बैठिए, आपका टाइम चला गया, ठीक है, और अव्यवस्था फैलने पर सस्पेंड कर देता है, अव्यवस्था फैलने पर स्थगन प्रस्ताव नहीं, कार्यवाही का ही क्या कर देता है, अनिश्चित काल के लिए या कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए स्थगित कर देता है, ठीक है, या किसी को मिसबिहेव के आधार पर बाइकआउट कर देता है, हटा देता है उनको, या किसी अपशब्द भाषा का प्रयोग कोई सदन में कर रहा है तो उसे रेगुलेट करना। ऐसा मतलब आप एज ए,
ठीक है, एक समूह के लीडर बना दिया जाए तो आप उसका संचालन करने के लिए जो जो जिम्मेदारी मिलती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और वही चीज़ सभापति राज्यसभा में करता है। इसीलिए उसे लिखा गया है कि लोकसभा के समान ही यह शक्तियाँ रखता है। किंतु प्रमुख अंतर लोकसभा अध्यक्ष से इस प्रकार है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक को विनिश्चय करने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह वही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये कर चुके हैं, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति या सभापति यह पावर उसके पास नहीं होती है धन विधेयक को बताना कि यह धन विधेयक की श्रेणी में आता है या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह बात आगे देख लीजिएगा। एक और अंतर है, एवं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता 108 आर्टिकल के तहत हम लोगों ने पढ़ा है लोकसभा अध्यक्ष करता है। 108 के तहत क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 118 तहत उसकी अध्यक्षता कौन करेगा इसके बारे में लिखा है। जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, वही लोकसभा से अंतर है कि जो उपाध्यक्ष जो राज्यसभा का सभापति होता है वह संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं करता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बाकी शेष शक्तियाँ लोकसभा के जैसी ही हैं। अगला देखिएगा, एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट यहाँ पर देखिए, राज्यसभा की शक्तियाँ एवं उनके प्रमुख कर्तव्य क्या हैं। माने राज्यसभा क्या क्या शक्तियाँ रखता है, तो विधायी शक्तियाँ रखता है। विधायी शक्तियाँ का मतलब ये है कि धन विधेयक के सिवाय ठीक है सभी विधियों के निर्माण में प्रॉपर भाग लेता है, ठीक है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि संसद विधि का निर्माण करती है और संसद का अभिन्न अंग है राज्यसभा, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, धन विधेयक को छोड़ करके, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि धन विधेयक सिर्फ और मात्र सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, पूरा स्थापित किया जाता है अनुच्छेद 109 के तहत, राज्यसभा में नहीं। इसीलिए कह रहा उसके सिवाय सब में कंट्रीब्यूशन करता है, विधि बनाने में भाग लेता है। अगला देख लीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन में भी भाग लेता है। अभी हम लोग बात कर चुके कि संयुक्त अधिवेशन यदि बुलाया जाता है तो इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों मिल के बैठते हैं, बात करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर बहुमत से, साधारण बहुमत से विधेयक को पास कर लेते हैं। नोट में देख लीजिए, यहाँ पर 200 नोट चिपका हुआ है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अपने पास क्या है, किसी विधि के संदर्भ में 6 महीने तक, यही रट लो, 6 महीने तक अपने पास रख सकता है। अगर किसी विधेयक को 6 महीने तक रखता है, ठीक है, तो फिर वापस लोकसभा को लौटाया जाए तो या न लौटाया जाए, इसी स्थिति को तो माना जाता है कि दोनों सदनों के बीच में किसी विषय पर क्या है, मतभेद है। उसी के संदर्भ में साधारण बहुमत से पास होने वाले विधेयक के संदर्भ में क्या है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। इसी का आधार पे कि अगर वो 6 महीने बार बार रोक रहा है, इसका मतलब क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाओ और उस पर दोनों लोग बैठ करके बात कर लो, ठीक है। तो 6 महीने तक रोक सकता है, यह शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियां की बात कर लीजिए तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पास किया जाता है, लेकिन राज्यसभा को बाद में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, एडवाइस के लिए भेजा जाता है। उस धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। हालांकि उसमें संशोधन करके भेजे और चाहे न करके भेजे, लोकसभा उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है। और अगर न 14 दिन तक भेजे तब भी वह स्वतः ही धन विधेयक पारित माना जाएगा। माने गजब की बेइज्जती है यार राज्यसभा के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, संविधान संशोधन शक्ति क्या है राज्यसभा के पास। तो संशोधन की बता चुका हूँ, संविधान संशोधन में लोकसभा के ठीक बराबर माने समकक्ष माने बराबर शक्ति रखता है। इसका क्या मतलब है, अगर लोकसभा पारित कर करके संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में भेजे और राज्यसभा अगर अस्वीकार कर दे तो संविधान संशोधन विधेयक क्या हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। माने बराबर की शक्ति रखता है। आपातकालीन स्थिति की बात कर लीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि अगर राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाए, आपातकाल की घोषणा अगर की जाए तो सदन से माने संसद से इस बात की जो है, संसद से इस बात का अप्रूवल 1 महीने के अंदर स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। नहीं तो 1 महीने बाद इमरजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अब जब संसद जो है इसको अप्रूवल देती है तो संसद का क्या अंग राज्यसभा नहीं है, है ना, अभिन्न अंग है।
इसीलिए कह रहा है कि राज्यसभा आपातकालीन स्थिति में भी भाग लेती है या उसका शक्तियां हैं उसके पास। यदि लोकसभा विघटित हो जाए, अगर इमरजेंसी घोषित किया जाए लेकिन उस समय लोकसभा क्या हो, विघटित हो, तो राज्यसभा कभी नहीं भंग होने वाली है, अस्थायी सदस्य है, सदन है। इसलिए इसका अनुमोदन, इसके द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है, स्वीकृति दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर देता है राष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि जब लोकसभा गठित होगी तो फिर से उसका तत्काल में 1 महीने का आई थिंक अंदर जो है क्या है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, एक निश्चित समय में उसका भी अनुमोदन लेना पड़ता है। अन्य शक्तियां राज्यसभा के देख लीजिए, तो ये सब बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। ठीक है, याद है आपको, इसके निर्वाचन में भी भाग लेता है, पीछे लेक्चर देख लीजिएगा, क्यों रिपीट करूं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पर महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। पीछे सबके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, आगे बढ़िए। राज्यसभा का कुछ विशेषाधिकार, विशेषाधिकार मतलब जानते हैं, आपको सामान्य कोई अधिकार जैसे सबको मिलता है वो मिलता है, लेकिन विशेष अधिकार कुछ मिल जाए उनसे ज़्यादा। जैसे हम लोगों ने इसके पीछे पढ़ा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष, उपराष्ट्रपति को विशेष वो प्रिविलेज नहीं मिलते अनुच्छेद 361 के तहत, जैसे उन्हें कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। ये सब क्या है, सामान्य व्यक्ति तो क्या है, सो रहा हो, चाहे कार्यवाही में बैठा हो, चाहे पार्टी कर रहा हो, पुलिस आएगी सेकते हुए उठा ले जाएगी, लेकिन विशेष अधिकार जिसके पास है क्या है, उसे छू नहीं पाएंगे। ऐसे ही देख लीजिएगा, वो विशेष प्रिविलेज है राज्यसभा के पास। यहाँ पर देखिए विशेषाधिकार में क्या है, ठीक है, जो हमने बताया वो आगे भी, वो विशेष सदस्यों के विशेष प्रिविलेज है। यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है, न कि राज्यसभा सदस्यों की, तो उनके संदर्भ में कुछ विशेषाधिकार है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राज्यसभा के संदर्भ में और कोई नहीं है। बार बार गला ही सूख जा रहा है गर्मी की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 312, यही दो इनके पास विशेषाधिकार है। अच्छा, विशेषाधिकार का मतलब आप रट लेना, समझ लेना, लोकसभा से ज्यादा पावर इन दो के संदर्भ में, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के अंडर में जो है राज्यसभा को लोकसभा से अधिक पावर है, यही है विशेषाधिकार। रट लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राज्यसभा द्वारा, इसमें क्या लिखा है मैं ऐसे ही बता देता हूं, आप देखो, राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत माने जो उनके पास उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के अगर 2/3 द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए संसद से उस पर विधि का निर्माण करने की सिफारिश किया जाए, तो ऐसी स्थिति में संसद उस पर विधि निर्माण कर सकती है। ऐसी स्थिति में विधि निर्माण कर सकती है, लेकिन विशेषाधिकार यही है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से घोषित करे कि इस पे आप विधि मेरे लिए बना दो, तभी बना सकते हैं, अन्यथा कभी बना नहीं सकते हैं। यही है विशेषाधिकार। और इस प्रकार निर्मित संसद द्वारा विधि 1 वर्ष के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष के लिए लागू होती है। हालांकि अगर राज्यसभा चाहे उसे और भी बढ़ाना तो फिर से 2/3 बहुमत से संकल्प पत्र को पारित करके उस विधेयक को आगे 1 साल से बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 312 देख लीजिएगा। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार, ठीक है, संसद को है, माने संसद उस पर विधि बना सकती है, लेकिन उसके पहले राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर यह विधेयक पास करके कहे कि हाँ आप जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करिए, तभी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। जैसे IAS IPS क्या है, ये सब अखिल भारतीय सर्विसेज हैं या सेवाएं हैं। अगला देखिएगा, संसदों की सदस्यता का अंत, सांसदों की सदस्यता का अंत। अच्छा, सांसद की सदस्यता किन किन स्थितियों में चली जाएगी, तो ढेर सारी बात हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। अनुच्छेद 101 में और अनुच्छेद 102 में सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस किस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
लेकिन अयोग्य घोषित किया जाएगा जिस आर्टिकल के तहत, वो राष्ट्रपति 103 के तहत निर्वाचन आयोग के रिकमेंडेशन पे करता है, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे इसमें देखिए जो उसमें नहीं लिखे हैं वो यहाँ पर लिखे हैं हमने। सांसदों को अगर अनुच्छेद 101 के तहत वो निहर्थ है, माने उसके तहत डिस्क्वालीफाई है, ये पढ़ चुके हैं आप पीछे लेक्चर में। और क्या है, बिना अनुमति के, बिना सूचना के अगर सदन की कार्रवाई से 60 दिन लगातार क्या हो आप अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और ऐसा एक मात्र व्यक्ति ऐसे हैं, वरजिंदर सिंह हमदर्द की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी 60 दिन की या उससे अधिक समय तक बिना बताए बाहर रहने से। ठीक है, अगला देखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात कर रहा है, संसदीय विशेषाधिकार की बात कर रहा है। तो संसदीय विशेषाधिकार, इसके बारे में भी थोड़ा आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 105 में कुछ संसदीय विशेषाधिकार हैं। ठीक है, तो रट लो क्या क्या है 105 में। अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के पूर्व 40 दिन से पूर्व या 40 दिन पश्चात किसी भी सदस्य को सिविल मामलों के संदर्भ में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह उनके पास क्या है, विशेषाधिकार है। सांसदों के पास, मतलब उन सदस्यों के पास क्या होता है, संसदीय विशेषाधिकार होता है कि उन्हें कार्रवाई से 40 दिन पूर्व 40 दिन बाद किसी सिविल मामले में उन्हें की गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते। हम लोगों को तो टांग ले जाएंगे। अधिवेशन के दौरान बिना अध्यक्ष की अनुमति के, ठीक है, बिना अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुमति के बिना न्यायालय में किसी भी सदस्य को साक्षी के रूप में पेश होने को नहीं कहा जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है पेश, जब तक कि उनकी अनुमति अध्यक्ष या सभापति की न हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, सदन की कार्यवाही में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ये उनके विशेषाधिकार है। अब अक्सर आप देखते हैं ना, इतना हकड़ के उसमें चिल्लाते हैं लोग, ठीक है, अनाप शनाप भी बोल देते हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष या सभापति कर सकता है। लेकिन कहो कि आप कोर्ट कचहरी में चले जाएं तो कोर्ट कचहरी में आपका केस नहीं सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें संसदीय क्या है, विशेषाधिकार मिला है। अगर हम सामान्य लोग अगर कह दें तो मानहानि का दावा हो जाए, चढ़ जाएंगे ऊपर, समझ गए ना। तो ये सदन की कार्यवाही में बोलने की पूर्ण क्या है, स्वतंत्रता है। देखते नहीं, पीटते हैं एकदम खटखट जो है, और जो है पन्ने फाड़ देते हैं या इस तरीके का काम करते हैं। अगला देखिएगा, कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक का इनके पास विशेषाधिकार है। माने कार्यवाही के प्रकाशन, माने टीवी पर दिखाया जाए या गजट में छापा जाए या नहीं छापा जाए, यह भी इनके पास अधिकार होता है। ठीक है, और सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन पर संसद क्या कर सकती है, संसद दंड देने का प्रावधान भी, दंड देने का अधिकार भी रखती है। अगर किसी भी सदन की कार्यवाही का आप अगर जो है इस तरीके से निंदा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो उनके विशेषाधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ दंड देने का प्रावधान संसद कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं, ठीक है, जिन पे नोट फॉर क्वेरी माने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था। उससे माना गया कि क्या है, विशेषाधिकारों का क्या है, उन्होंने हनन किया, उल्लंघन किया, और आज उनकी सदस्यता क्या है, रद्द है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, कुछ विशेषाधिकार क्या है। यही विशेषाधिकार राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को भी मिलता है, जो संसद के सदस्यों को मिलता है। लेकिन वहाँ राज्य विधानमंडल के सदस्यों को क्या है, माने विधायकों को और विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को भी मिलती है, लेकिन आर्टिकल 154 में। ठीक है, आर्टिकल 154 में देखो, संसद के सदस्यों को किस में प्रिविलेज मिला है, 105 के तहत। इसमें से एक घटाना और आगे एक लिख देना। तो इसमें से एक घटाएंगे 4 आएगा, इसमें से एक घटाएंगे 9 आएगा, उसके आगे एक लिखना। ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो सारे आर्टिकल, बहुत ज़्यादा आर्टिकल राज्य और केंद्र सरकार के बीच में ऐसे ही निकाल लेंगे। जो इस सेंट्रल को याद हो, इसमें से एक घटाओ और आगे एक लिख दो। संसद की विधायी प्रक्रिया देख लीजिए। संसद की विधायी प्रक्रिया में
आखिर में किस तरीके से कुछ विधायी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में मैं क्या पढ़ने वाला हूं वो देख लीजिएगा। विधेयक, संसद की विधायी प्रक्रिया में दो भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। एक बिल्स क्या होते हैं और एक अधिनियम। जब किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, जब तक वो पास नहीं होता है तब तक उसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। लेकिन जब वो पास होकर के लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और वो अपना क्या कर दे, साइन अगर कर देते हैं तब क्या हो जाता है, तब जब साइन कर दे तब वो एक्ट बन जाता है, विधि बन जाता है। यही मेजर डिफरेंस हैं, यही मेजर डिफरेंस हैं बिल और विधेयक में, ठीक। आगे देख लीजिएगा। अब जो बिल होते हैं उनको दो पार्ट से डिवाइड किया जा सकता है। मैंने बहुत काम किया है इस पे, आप समझ जाएंगे आज सबसे ज़्यादा क्यों टाइम लगा है। विधेयक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सरकारी विधेयक कहा जाता है और एक गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी और सरकारी में इतना ही अंतर होता है, सरकारी विधेयक माने मंत्रियों के द्वारा अगर कोई विधि बनाने या नीति के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी माने मंत्रियों के अलावा या सदन में किसी, ठीक है, प्रेशर ग्रुप के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तावित किया जाए तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, ठीक है। मंत्रियों के सिवाय लाए जाते हैं, ठीक है। यह माने गैर सरकारी विधेयक केवल और मात्र केवल 2 ही दिन पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। नहीं, एक दिन, केवल एक दिन शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। अभी इस समय जो है पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी कुछ डीप पूछ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे फैक्ट और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर देखा जाए सरकारी जो विधेयक होते हैं उनके प्रकार को देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक, एक धन विधेयक मनी बिल, और एक वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल, और एक संविधान संशोधन अमेंडमेंट बिल। यही भारतीय संविधान में आप 4 प्रकार के बिल अक्सर देखते हैं। आज आप पढ़ लेंगे, आज आप कार्रवाई को जब सुनेंगे न्यूज़ में तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे पास होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको देखिए लिखा हूँ कि आखिर में आप आज समझ सके पॉलिटी को कि कैसे साधारण विधेयक पेश किया जाता है सदन में। यह आप हूबहू समझ जाएं एक बार पढ़ करके यहीं पे, ठीक है। तो साधारण विधेयक को किसी मंत्री या संसद सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, माने लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। और अगर लाया जाता है तो उसमें मूलतः 3 वाचन माने प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, जिन्हें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के माध्यम से विधेयक को पास किया जाता है। प्रथम वाचन क्या कहता है, इसी से प्रिय ऐसे बनते हैं। प्रथम वाचन में किसी भी सरकारी विधेयक को, ठीक है, 7 दिन पूर्व अध्यक्ष को सूचना दे करके प्रस्ताव को सदन की पटल पे रखा जा सकता है। और सदन की पटल पर यदि रखा जाता है, जिस दिन रखा जाता है उसे प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है उस मंत्री के द्वारा, और उसके शीर्षक पर संक्षिप्त वार्ता की जाती है, मतलब व्याख्यान दिया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रथम वाचन कंप्लीट होना, ठीक है। सरकारी विधेयक अगर है तो 7 दिन की पहले सूचना देनी पड़ती है, जबकि अगर गैर सरकारी विधेयक लाना है किसी गैर सरकारी व्यक्ति को तो उसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में है तो सभापति को 1 माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अब प्रथम वाचन की मुख्य बातें क्या है, प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जाती है। इसमें शीर्षक पर संक्षिप्त भाषण होता है, बहुत डिटेल नहीं किया जाता है कि आपके बिल में क्या है या हमने जो प्रस्ताव लाया है उसमें क्या क्या है, बहुत बस शीर्षक के बारे में बढ़ते हैं। सहमति पर सरकार अगर सहमत हो जाए, सदन अगर आपके संक्षिप्त भाषण से सहमत हो जाए, तब ऐसी स्थिति में वह जो भी आपकी बातें वह सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती हैं, ठीक है। और यही सरकारी गजट में प्रकाशन के पश्चात अगले वाचन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। द्वितीय वाचन का आता है दूसरा चरण। द्वितीय वाचन में जो भी आपने प्रस्ताव ड्राफ्ट बनाया है, जो नियम कानून या नीतियों का जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसकी फोटोकॉपी, उसकी प्रतियां सभी सदस्यों तक क्या कर दी जाती, पहुंचा दी जाती हैं, ठीक है। अब पहुंचा देने के बाद ताकि सभी लोग देखे होंगे, टेबल पे देखते हैं और सुनते हैं और उसमें से
पढ़ते और क्वेश्चन करते हैं। अब द्वितीय वाचन में मूल सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। और विचार विमर्श के बाद दो कंडीशन आती है, ठीक है, कि अब उसे डायरेक्ट अगली स्टेज के लिए भेजा जाए या अभी उसमें सुधार की, विपक्ष के द्वारा सुधार की मांग की जा रही है, या मांग की जा रही कि किसी ज्वाइंट समिति या एडहॉक कमेटी, ठीक है, मतलब समिति के थ्रू जो है उसमें संशोधन की सलाह मांगी जाती है। विपक्ष ऐसी मांग करता है तो वह समिति का चरण कहा जाएगा। माने अब वो ड्राफ्ट कहा जाएगा, समिति का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा रिकमेंडेशन अगले चरण में आएगा, फिर डिटेल से बात होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जब समिति अवस्था आती है तो उसमें या तो प्रवर समिति का गठन किया जाएगा या विशेष समिति, जिसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। जैसे आपने इस समय देखा होगा, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज आपको बताता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन और आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी संबंधित मैटर कहाँ गया था, जेपीसी की मांग करने विपक्ष के जेपीसी में गया। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रवर समिति होगी और या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाएगा। और अगर तदर्थ समिति, प्रवर समिति को ही तदर्थ समिति कहते हैं। अगर तदर्थ समिति का मतलब एडहॉक होता है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के बाद यह समाप्त हो जाती है, उसी को एडहॉक कहते हैं। जो कहते हैं ना कि एडहॉक बेसिस पे आपको जॉब मिली है, ऐसी समिति बनेगी। तो ये समिति क्या करेगी, ये समिति 3 महीने के अंदर, 3 महीने के या संसद जितने समय में कहे उतने समय में, चाहे प्रवर समिति हो और चाहे जेपीसी समिति, यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और रिपोर्ट प्रस्तुत जब करेगा उसे ही प्रतिवेदन अवस्था कहा जाता है, ठीक है। देखो, द्वितीय वाचन में जो है विपक्ष अगर सेटिस्फाई हो गया होता तो तृतीय चरण में आ जाता, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं है, उसमें कुछ संशोधन चाहता है या उसकी समीक्षा चाहता है, तब जो है वो प्रतिवेदन और समिति के सेक्शन में जाता है। तो जब प्रतिवेदन आ जाएगी तब उसके बाद वह मैटर पे क्या है, विधिवत एक एक, अच्छे सुन लेना, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक जो है प्रश्न पे, एक एक बिंदु पर, प्रतिवेदन के बाद एक एक बिंदु पर बहुत अच्छे से चर्चा होती है, ठीक है। और सदन के द्वारा किसे स्वीकार किया जाए और किसे स्वीकार न किया जाए, किन किन सेगमेंट को स्वीकार किया जा रहा है, किन को सेगमेंट को नहीं किया जा रहा है, सब कुछ बहस द्वितीय चरण में ही होती है। इसीलिए कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वाचन है या चरण है तो आप टिक कर लेना, बहुत ज़्यादा प्री में आता है, द्वितीय चरण आता है, ठीक है। अगर पूछे प्रतिवेदन चरण किस में आता है, द्वितीय वाचन में आता है। अब थर्ड में देख लीजिए, जब एक में अच्छे से डिटेल से पूरी चर्चा हो गई, कौन स्वीकारा गया कौन सा नहीं स्वीकारा गया है, कौन अमेंडमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सरकार स्वीकार किया या नहीं किया, उसके बाद क्या होगा, तृतीय वाचन में आएगा। तो केवल और केवल अब क्या है, जब बहस हो चुकी तब क्या बार बार करेंगे, तो केवल पुनः मूल सिद्धांतों पर मंत्री थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देगा, फिर उस ऑर्डिनरी बिल को क्या है, मतदान के लिए समस्त सदस्यों के बहुमत से पास करा लिया जाएगा। और यही प्रक्रिया फिर अगर लोकसभा में शुरू हुई तो राज्यसभा में जा करके होगी, और राज्यसभा में अगर शुरू हुई थी तो लोकसभा में यही प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन के द्वारा होगी। फिर उसके बाद जब दोनों सदन से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो साइन कर देंगे, विधि बन जाएगा, ठीक है, अधिनियम एक्ट बन जाएगा। नोट देख लीजिएगा, इस प्रकार तृतीय वाचन में पारित विधेयक अगले सदन में जाएगा और वही सेम प्रक्रिया के द्वारा पारित होगा, ये बात बता चुका हूँ। अगला देखिएगा, धन विधेयक, ठीक है। अभी साधारण विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया देखा आपने, अब धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया देख लीजिए। तो धन विधेयक की परिभाषा पढ़ चुके हैं, 110 आर्टिकल में है, किसमें है, अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक को केवल और केवल मात्र लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, अनुच्छेद 109 के तहत। ये आप 2-3 बार से पढ़ रहे हैं ऊपर पिछले लेक्चर में। अगला देखिएगा, किया जा सकता है और राज्यसभा में नहीं, यह अनुच्छेद 109 में लिखा है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। धन विधेयक को
प्रस्तुत किए जाने के पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की आवश्यक होती। इससे क्या मिलता है, आपको एक कंक्लूजन बताया था। इसका ये मतलब है कि अब इस विधेयक को पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसे सस्पेंशन वीटो के तहत अनुच्छेद 111 के तहत इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि पहले उसने पूर्व अनुमति दे दी है। तो कथन कारण में यही सवाल आए तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला देख लीजिएगा नोट में क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है, उसके बाद नहीं वापस किया तो स्वतः ही पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है, पढ़ा चुका हूँ। अगला देखिएगा, ठीक है। धन विधेयक पास कराने की प्रक्रिया देख लिए और उसमें सवाल आते हैं जो वो लिख लिया। वित्त विधेयक के बारे में देख लीजिएगा। तो वित्त जो विधेयक होते हैं उनको मुख्यतः दो वर्ग में बांट सकते हैं, एक धन विधेयक और कुछ अन्य विषय, ठीक है। अन्य विषय धन विधेयक के साथ कुछ अन्य विषय आते हैं, वो अनुच्छेद 117 के 1 में आते हैं। ऐसे वित्त विधेयक की एक अलग कैटेगरी है। एक वित्त विधेयक की अलग कैटेगरी है जिसमें क्या है, जिसमें धन विधेयक नहीं बल्कि वित्त विधेयक जो संचित निधि से, ठीक है, जो संचित निधि से भारत की संचित निधि, ठीक है, अनुच्छेद 266 के तहत जो है व्यय का उपबंध करता है, यह 117 के 3 में है। तो दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। एक वित्त विधेयक का प्रकार कौन सा है, ऊपर वाला, जिसमें धन विधेयक और कुछ अन्य विषय होते हैं, और दूसरा क्या है, जो भारत की संचित निधि से व्यय किए जाने वाले संपत्ति संबंधित विधेयक होते हैं, उन्हें वित्त विधेयक कहते हैं। दो वित्त विधेयक होते हैं, आगे देख लीजिएगा, प्रकार होते हैं। वित्त विधेयक को भी सर्वप्रथम देख लीजिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम लोकसभा में ही पुनर्स्थापित माने प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है, किंतु राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक होता है, जबकि धन विधेयक केवल और मात्र केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित और पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। ये अंतर है। आप इतने अच्छे से पढ़ो कि सच में, ठीक है, मज़ा आ जाए। नोट देख लीजिएगा, वित्त विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति धन विधेयक की भांति ही होती है, अर्थात इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता। अगला देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर क्या है, संसद के कुछ जो मेजर टर्म्स होते हैं, आपको ढेर सारे न समझ में आते होंगे, रह करके, मतलब नहीं समझ पाते होंगे, आज आप कभी न भूलने वाली चीज़ समझ पाएंगे। जैसे एक सुनते होंगे संसद के सत्र, सेशंस, बार बार सेशन शब्द का जिक्र सुनते होंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कुल 3 सेशन का प्रावधान है। एक बजट सत्र, बजट सेशन की बात की गई है, एक मानसून सत्र की बात की गई है, और एक शीतकालीन सत्र की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो पेपर में आता है वो आता है ग्रीष्मकाल का कालीन जो है ऑप्शन में रहता है, तो ग्रीष्मकालीन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। केवल बजट सत्र, मानसून सत्र और शरतकालीन सत्र, और इनके डेट आपसे पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा, फरवरी से मई, जुलाई से सितंबर और नवंबर से दिसंबर। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा कार्यकाल, ज़्यादा समय तक के लिए है, सबसे कम कौन। बजट सत्र सबसे लंबा चलता है, ठीक है, सबसे कम आप बताइएगा, ठीक है। और संसद के 17वां, ठीक है, प्रोरोगेशन की बात कर लीजिए, तो 17वां क्या होता है, तो 17वां माने यही जो सेशन, जो सत्र बुलाया गया है ना, उसी सत्र को अगर बजट सत्र के अंतिम तारीख को बजट सत्र को समाप्त कर दिया जाए, समाप्त करने की घोषणा कर दी जाए, उसी को कहेंगे 17वां। वर्तमान में सत्र, जो वर्तमान सत्र हो उसको समाप्त होना ही 17वां कहलाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर 17वां कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, आगे अभी समझ में आएगा। स्थगन की बात करें, ठीक है, तो एडजर्नमेंट, ठीक है, एडजर्नमेंट ये आरओ के मेंस में, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में एडजर्नमेंट बहुत बार आया है, ठीक है। जब आप कभी दे रहे होंगे तो आपको मेरी बात ये याद आएगी। आप देखना प्रीवियस ईयर में बहुत बार शब्दावली में पूछा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है सब्जेक्ट में। स्थगन प्रस्ताव की बात कर लें, एडजर्नमेंट मोशन की बात कर लें, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर सदन की कार्यवाही को कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट इत्यादि के लिए अगर निलंबित कर दी जाए, ठीक है,
निलंबित कर दी जाए, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, वो छू गया कुछ, ठीक है। संसद, अब देखिएगा, अगर सदन की कार्यवाही कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट इत्यादि के लिए अगर निलंबित कर दी जाए, सस्पेंड कर दी जाए, तो उसे स्थगन कहते हैं। सत्रावसान में सत्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड, जैसे कहने का मतलब ये है, आप समझो, जैसे बजट सत्र में मई से लेकर फरवरी, फैब से लेकर के मई के बीच में चलती है, लेकिन अगर बीच में उपद्रव हो जाए 10 दिन के लिए क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए सदन की कार्यवाही, तो ये स्थगन है, ठीक है। जबकि सत्रावसान होगा तो पूरा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, यही अंतर है। अब देख लीजिएगा कारण क्या होगा, कारण सदस्य की, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो थोड़े समय के लिए शोक मनाने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, या 2-4 दिन के लिए सदन सस्पेंड की जा सकती है। और या गणपूर्ति ना पूरी हो, 1/10 सदस्य अगर ना पूर्ण हो तो अनिश्चित काल के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, या सभापति कर सकता है। और अव्यवस्था फैलाया जाए, तब भी आपने देखा है, जब डेस्क तोड़ते हैं लोग, पीटते हैं, ठीक है, पेज फाड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो ठीक है, ऐसी स्थिति में भी क्या करता है, लोकसभा या राज्यसभा का सभापति क्या कर देता है, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देता है। अगला देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखा है यहाँ पर कुछ, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए अगर सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, तो ऐसे के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द प्रयोग किया जाता है, साइन डाई कहते हैं, और यह कई बार पेपर में आया है। साइन डाई क्या है, साइन डाई अनिश्चित काल के लिए अगर सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाए तो उसे साइन डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। विघटन की बात कर लें तो संसद का विघटन, ठीक है, तो विघटन किसका होता है, संसद का नहीं, बल्कि संसद के संदर्भ में जो शब्द है विघटन, उसके बारे में यहाँ है। तो डिसोल्यूशन की बात करें तो विघटन केवल और मात्र केवल किसका होता है, ठीक है, लोकसभा का होता है, ठीक है, किसका होता है, लोकसभा का होता है, ठीक है। वो भी किसके कहने पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी, ठीक है, विघटन किया जा सकता है। अनुच्छेद आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, ये सब रिपीट हो रहा है, आर्टिकल 5। देखो इसीलिए तो मैं कहता हूँ अगर अच्छे से आप पढ़े रहोगे, ठीक है, तो आगे यही सब रिपीट हो गए, इसीलिए मैं मेहनत पहले ज़्यादा करता हूँ। अगला देखिएगा, वित्तीय विषयों के संबंध में कुछ प्रक्रिया क्या होती है, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, तो यह अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट शब्द का प्रयोग करते हैं 60 में, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का है। बजट में अनुमानित व्यय, ठीक है, देखो इसे आप अच्छे समझ सके इसलिए बहुत मेहनत करके इसे अलग किया हूँ, ठीक है। देखो बजट में जो अनुमानित व्यय होता है वो 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो आप पढ़ चुके हो कि पढ़े हैं पीछे के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का जो वेतन भत्ता पेंशन होता है वो सब क्या होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। माने वो तो अनिवार्य है देना, चाहे जो सरकार आए, इसीलिए इस पर वोट नहीं होता, इसीलिए इस पर मतदान नहीं होता, ये जानते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी सरकार है ये तो देना अनिवार्य है, तो इसीलिए इस पर कोई वोट नहीं होता है। लेकिन अगला देखिएगा, भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य व्यय, ठीक है, माने अगर संचित निधि 266 आर्टिकल के तहत अगर उससे एक भी रुपया आपको व्यय करना है तो उससे संबंधित, ठीक है, व्यय दूसरे प्रकार का व्यय कहलाता है, ठीक। अब देखिए इस पे आपको वोट पड़ेगा, इस पे मतदान पड़ेगा, तभी आप संचित निधि से पैसा खर्च कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, ठीक। आगे देखिएगा, बजट पारित होने के कुल कितने चरण होते हैं, इसे लिख लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रट लो, ठीक है, इसे रट लो, जहन में आज ही उतार लो। 6 चरणों में होती है, कितने चरणों में, बजट प्रस्तुतिकरण 6 चरणों में होती है, कितने चरणों में, 6 चरणों में, रट लो, ठीक है। पहला क्या है, पहला बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बजट सदन की पटल पर अगर रखा जाए तो उसे बजट प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। दूसरा बजट पर चर्चा है, दूसरे सेगमेंट में क्या किया जाता है, बजट पर चर्चा की जाती है। तीसरा में क्या है, विभागीय समितियों द्वारा उसकी जांच की जाती है। कहने का मतलब ये है कि, ठीक है, जैसे प्राक्कलन समिति
का गठन किया जाता है बजट अनाउंस होने के बाद। वो ये समीक्षा करने के लिए बनाई जाती है, गठित की जाती है, ठीक है, कि जो सरकार जितनी मांग की है, जैसे आप देखते हैं कि इतने 1000 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है, ठीक है, तो वो उतने लाख करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, तो उसमें जो किस किस योजनाओं के लिए कितना खर्च किया जाएगा, सरकार के द्वारा जो मांग की गई वो जेन्युइन है या नहीं है, इस बात की समीक्षा करने के लिए प्राक्कलन समिति के पास भेजा जाता है। यही तीसरा भाग है, विभागीय समितियों के द्वारा उसकी जांच की जाती है कि जो सरकार मांग कर रही है वो सही कर रही कि उड़ा उड़ा के मांग रही है, ठीक है। चौथा क्या होता है, अनुदान की मांग, जो अनुच्छेद रट लेना, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही सब आर्टिकल पेपर में आते रहते हैं। अनुदान की मांग माने किस योजना के लिए कितना सरकार ने बजट एलोकेट किया है, दिव्यांग के लिए कितना है, कृषि के लिए, रक्षा के लिए, इनोवेशन के लिए, ठीक है, उन अनुदान की मांग के बारे में क्या है, अनुच्छेद 113 में उल्लेख है। अगला देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रावधान है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसके बिना, अर्थात बिना विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के तहत किसी भी तरीके से संचित निधि से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता या निकाला नहीं जा सकता। यही इसका कोर पॉइंट है, ठीक है। तो विनियोग विधेयक कितना महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 114। अगला क्या है, छठे चरण में क्या है, ये सब होने के बाद वित्त विधेयक को सदन की पटल पर रखा जाता है और उसे पास करा लिया जाता है, पारित करा लिया जाता है, ठीक है। देखिएगा, अन्य अनुदान की बात कर लें, कुछ अन्य अनुदान हैं, ठीक है, माने कुछ शब्द हैं, देखिए। तो अन्य अनुदान में अनुच्छेद 115 के तहत आता है अतिरिक्त अनुदान, ठीक है, अतिरिक्त अनुदान, और एक है अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान वो होता है जैसे बजट में मान लीजिए दिव्यांग के लिए आपने 5000 करोड़ रुपए का मांग किया था, बजट में मांगा था, लेकिन जब उनके संबंध में काम कर रहे हैं तो आपके बजट में क्या है, पैसा घट जाए, तब अनुच्छेद 115 के तहत क्या है, आप अनुदान मांग के अनुसार सरकार संचित निधि से पैसा निकलवा सकती है, उसे यूज कर सकती है, तो इसी को कहते हैं अनुपूरक। लेकिन अगर आपने दिव्यांग के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया, लेकिन खर्च करते वक्त आपने 6000 करोड़ कर दिया, तो 1000 करोड़ जो ज़्यादा है उसको लेने के लिए अतिरिक्त अनुदान बजट पेश करवाया जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अनुच्छेद 116 अभी बता ही दिया, ठीक है, नहीं 114 था विनियोग विधेयक। 116 में क्या है, लेखानुदान है, प्रत्यानुदान है और अपवादानुदान है, ठीक है। इसके बीच जो शब्दावली है इन्हें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए हल्का सी स्पीड से चलेंगे। संसदीय प्रक्रिया की बात कर लें तो संसदीय प्रक्रिया में मुख्य बिंदु देखिए, संसदीय प्रक्रिया में क्या है, तो संसद अपने कार्यों के संपादन के लिए अनुच्छेद 118 के तहत स्वयं के लिए अपनी प्रक्रियाओं कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि संसद को अपने काम करने के ढंग के लिए, अपने काम करने के तरीके संबंधित नियम बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 118 के तहत है, और इसी के लिए क्या है, वो तमाम तरह के प्रावधान कर रखा है, ठीक है, ये जानते रहिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्नकाल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बात, ठीक है, ये जो सेशन है यह क्वेश्चन पूछे जाने के लिहाज से सबसे ऊपर के चारों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के सारे सवाल इसी लेक्चर में ज़्यादा मिलेंगे आपको, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी जो पॉलिटी है उसका सबसे मेन धुरी क्या है, सरकार है ना, तो सरकार वाला ही चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो भाग 5 का ही चौथा चरण पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इसमें आप समय दे करके अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न काल की बात करें, क्वेश्चन हावर क्या है, तो क्वेश्चन हावर कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है उसी को क्वेश्चन हावर करते हैं। सामान्यतः जो सदन की कार्रवाई चलती है 11 बजे से स्टार्ट होती है, इसीलिए 11 बजे से 12 बजे के समय को क्या कहते हैं, क्वेश्चन हावर प्रश्न काल कहते हैं। अब प्रश्न के प्रकार देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 4 एरो हैं, लेकिन आप याद रखना मुख्यतः 3 प्रकार के ही प्रश्न होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है
पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या होता है, अब मेरा नाम आ गया तारा। तारांकित प्रश्न होते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा चिपक जाऊं, ठीक है, वो है क्या है, तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हरे पेज पर लिखा जाता है। यह एक बार ज़्यादा फैक्ट पूछ लिया गया था, ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ी सी जगह दे दिया है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, आप ध्यान से सुनना, तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनका जवाब प्रश्न खत्म होने के बाद तुरंत जो है मंत्रियों को या सरकार को दिया जाना अनिवार्य होता है और मौखिक रूप से दिया जाता है, लिखित रूप से नहीं। उन्हीं को तारांकित कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनका जवाब तत्काल नहीं दिया जाना होता है, उनका जवाब लिखित रूप में दिया जाता है, इसीलिए, ठीक है। और हाँ, दोनों में एक बात याद रखना, तारांकित प्रश्न का जवाब प्रश्नकाल के तुरंत बाद दिया जाता है और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि मौखिक मुँह जबानी दिया जाता है, इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं है तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न आप दाग सकते हैं, सरकार उसका जवाब देगी, ठीक है। लेकिन अतारांकित में जिसमें लिखित रूप से जो है जानकारी दी जाती है, ठीक है, इसलिए उसको आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। अगला देखिएगा, तीसरे प्रकार का जो है वो क्या है, अल्प सूचना। कौन सा प्रश्न, अल्प सूचना का प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार 3 मूल प्रश्न की श्रेणी होती है अल्प सूचना। अब देख लीजिए, तारांकित को ग्रीन पेज पर लिखा जाता है, अतारांकित को सफ़ेद पे, एक बार आया था ये, और अल्प सूचना को गुलाबी पेज पे, और पीले पेज पर, पीले पन्ने पर जो लिखा जाता है वो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है। यह मुख्य 3 प्रश्न में शामिल नहीं है, ये अलग से है एक प्रश्न पूछने का तरीका, ठीक है। गैर सरकारी सदस्यों का क्या मतलब होता है, ठीक है, जैसे कभी कभी सदन की कार्यवाही में क्या है, एनजीओ को बैठने का मौका मिलता है, ढेर सारी एनजीओ को बैठने को मिलता है, और ढेर सारे सामाजिक समूहों को, दबाव समूहों को मिलता है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप को मौका मिलता है बैठने का, तो वो प्रश्न जब पूछते हैं उसे गैर सरकारी प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, संसदीय प्रक्रिया में आधे घंटे की चर्चा एक शब्द है, ठीक है। तो आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, सामान्यतः ऐसी चर्चा शाम 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में की जाती है और लोकसभा में यह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नियत किया गया है कि इसी दिन ही आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है, जबकि राज्यसभा में इसका कोई दिन नियत नहीं है। चर्चा के लिए कम से कम माने आधे घंटे की चर्चा करने के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना लोकसभा अध्यक्ष को या सभापति को देना अनिवार्य होता है। आधे घंटे की चर्चा का मतलब यही होता है कि किसी विषय पर आप स्पेशल बात करवाना चाहते हैं सदन में, उसकी बात करता है। शून्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। शून्यकाल क्या कहता है, शून्यकाल माने जो ठीक 12 बजे के बाद, वैसे सामान्यतः 12 बजे के बाद नहीं कहा जाता है, बल्कि ये कहा जाता है जो ठीक प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो स्टार्ट होता है समय, उसी को शून्यकाल कहते हैं, जिसमें अतारांकित प्रश्नों का जवाब बाकायदा बहस होती है, जवाब तलब होता है। और सामान्यतः देखेंगे प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे होता है, तो उसके ठीक बाद जो समय आता है शून्यकाल आएगा, तो इसे 12 बजे से बाद में स्टार्ट होता है। 12 बजे में आप देखेंगे 2 0 आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन 2 0 आने की वजह से इसका नाम क्या बन गया, रखा गया शून्यकाल। क्या रखा गया, शून्यकाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यह भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि यह भारत की ही देन है, ठीक है। भारत ने अपने लिए ऐसी प्रावधान किया है बाद में। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे आप, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं शून्यकाल के दौरान, कितने पर बहस की जा सकती है, प्रश्न तो पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रश्नकाल तो हो चुका था, कुल कितने प्रस्तावों पर बहस की जा सकती है, मुद्दों पर, तो 20 मुद्दों के एक साथ उस समय उठाया जा सकता है। ये पेपर में आया है, रट लो अब 20। अगला देख लीजिएगा, अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा क्या होती है, अल्पकालीन का देखो मतलब समझो आप, अगर किसी विषय को किसी समय में आपको किसी स्थिति में ऐसा लगता है, आप संसद के सदस्य हैं या राज्यसभा में सदस्य हैं और कार्रवाई होनी है,
अगर आपको लगता है कि जो मुद्दे चल रहे हैं उस दौरान में एक कोई स्पेशल मुद्दा है, कहीं हिंसा है या कोई ऐसी बात हो रही है, ठीक है, कोई आपदा वाली मैटर आ गया है, तो आपको लगता है वो विषय क्या है, अविलंब उस पर बात होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अविलंब लोकहित के महत्व माने लोक महत्व के विषय को गैर सरकारी सदस्य द्वारा अगर चर्चा की मांग की जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, अल्पकालीन चर्चा कहते हैं, क्योंकि यह सामान्यतः 2 घंटे की चर्चा होती है जो सप्ताह में 2 दिन यथा मंगलवार और गुरुवार को होना निर्धारित की गई है। केवल आप इसमें सबसे ज़्यादा डीप फैक्ट में न जाना, इसमें तो केवल अल्पकालीन चर्चा का उद्देश्य समझ लेना, ठीक है, क्या होता है बस, ठीक। और अगला देखिएगा संसदीय प्रस्ताव क्या है, संसदीय प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप आ गए हैं, ठीक है। देखिए संसदीय प्रस्ताव में पार्लियामेंट्री मोशन में पहला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में देख लीजिए 4 पॉइंट हैं, ये देखिए विशेष घटना स्थिति या प्रश्न पर अविलंब चर्चा करनी अगर हो तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। और इसके लिए इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर यह प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव अगर सदन में पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। माना जाता है कि इतना हार्ड टॉपिक जो इस समय इमर्ज था, आप उस पर स्वयं से क्यों नहीं बात किए, मेरे काम रोको या स्थगन प्रस्ताव के लाने के बाद आप क्यों चर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आप सही काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप क्या करो, त्यागपत्र दो, ठीक है। प्रश्न देख लीजिएगा। और स्थगन प्रस्ताव ठीक प्रश्न काल खत्म होने के बाद ही पेश किया जाता है, ठीक है, किंतु उस पर चर्चा 4 बजे होती है। लेकिन याद रखना स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन अगर ला दिया जाए तो सदन को मंत्रिपरिषद को अपना क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देख लीजिए, यह भारतीय संविधान नहीं, यह भारत की ही देन है, जैसे शून्यकाल भारत की देन है वैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। याद रखना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, किसी मंत्री विशेष का ध्यान क्या है, किसी विषय महत्वपूर्ण विषय स्थिति, ठीक है, प्रश्न पर आकृष्ट करने के लिए उसका ध्यान खींचने की नियति से ये प्रस्ताव लाया जाता है, उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। वैसे भी ये प्रस्ताव क्या है, ऊपर स्थगन जो प्रस्ताव पढ़े उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, ताकि काम भी हो जाए, सरकार भी ना गिरे, जो है अनस्टेबिलिटी न आए देश में, इसीलिए ये ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्ताव लाने के पहले क्या है, ध्यानाकर्षण माने ध्यान उसका आकृष्ट कर लो तो काम कर लेगा, तो स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए उसकी टेंडेंसी को कम करने की नीयत से ये बनाया गया है। बाद में निंदा प्रस्ताव देख लीजिएगा, सेंसर मोशन। निंदा प्रस्ताव अक्सर देखेंगे, जैसे कोई भी मंत्री अगर किसी तरीके से किसी नीति के प्रति डेटा को क्या करे, चुराए, डेटा को न बताए, छिपाए, सही जानकारी न दे, तब भी उसके प्रति निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। और निंदा प्रस्ताव अगर लाया जाता है और सदन में अगर बहुमत से पारित हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, माने ये सरकार को बताना पड़ता है कि अभी भी मैं बहुमत में हूँ, माने मैजिक आंकड़ा मेरे पास है, 545 सीटों में आधे से अधिक सदस्य मेरे पास अभी भी हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर नहीं आप बहुमत सिद्ध कर पाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। कटौती प्रस्ताव देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो कटौती प्रस्ताव से हमेशा सवाल बनता है, आप देखना पेपर सॉल्व करके, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप जरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, मेरी बात मानो आप, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, देखो सामान्यतः जो बजट की मांग होती है ना, बजट मांग में जो कटौती के लिए लाया जाता है, ठीक है, उसी कटौती प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को क्या है, अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला क्या होता है, नीतिगत कटौती, ठीक है, क्या होती, नीतिगत
कटौती, नीतिगत कटौती शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार के द्वारा किसी नीति की निंदा या आलोचना करने के लिए या उसको अस्वीकार करने की नीयत से नीतिगत कटौती लाया जाता है। यह सबसे गंभीर कटौती माना जाता है। ध्यान से सुनना, यह कटौती का सबसे गंभीर, सरकार के लिए सबसे निंदनीय और सबसे गंभीर कटौती का एक प्रस्ताव है। और आपको हंसी आएगी कि इसमें क्या है, जो भी किसी योजना विशेष के लिए, मान लो किसी ए योजना, ठीक है, ए नीति के लिए मान लो हमने कहा कि मत्स्य संपदा संबंधी नीति के लिए 5,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन विपक्ष उससे क्या है, उसे खुश नहीं है, ठीक है, उस नीति से ही खुश नहीं है, तो उसके लिए वो नीतिगत कटौती लाता है। और नीतिगत कटौती लाता है तो क्या कहेगा 5,000 करोड़ में से केवल 1 रुपये कम कर दो, माने तुम्हारी बेइज्जती, घोर बेइज्जती करता है वो। माने इसमें कटौती का ऐसी प्रक्रिया जिसमें मांगी गई राशि में से केवल 1 रुपये कट करना होता है, बावजूद इसके यह सबसे गंभीर कटौती प्रस्ताव है। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझा दे रहा हूँ, आप नोट रट लेना। और नोट क्या बनाना है, इतना अच्छा मैं नोट बनाया हूँ भाई। आप टेलीग्राम पे आओ, ठीक है, और PDF वहाँ से डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवा लो, या खुद जो है रिवाइज कर जाओ, रट डालो, ठीक है, फ्री में है, क्या ही दिक्कत है यार। मैं इतनी मेहनत 4 घंटे करके ला रहा हूँ, तो क्या आप क्यों लिखोगे, आप अच्छा करो। अगला देखिएगा, प्रतीक कटौती या टोकन कट। टोकन कट क्या होता है, टोकन कट का मतलब देखो, टोकन माने आप समझते हैं थोड़ा सा भाग, ठीक है, थोड़ा सा भाग। जैसे आप जाते हैं दुकान पे तो टोकन मिलता है, तो सब पूरी दुकान खरीद लेंगे थोड़ा ना, समोसे का आप टोकन लाते हैं। इस तरीके से किसी विषय विशेष के विरोध के तहत लाया जाता है। इस कटौती के दौरान जो भी राशि होती है, ठीक है, जो भी विषय से संबंधित अविश्वास हमको लाना होता है, नाराजगी रहती है, उसमें से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उस मांगी गई राशि में से 100 रुपया क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है, 100 रुपया कम कर दो, ठीक है। तो ये होता है प्रतीकात्मक कटौती या टोकन कट, ठीक है। अगला देख लीजिएगा क्या होता है, कटौती में तीसरा प्रकार अर्थगत कटौती या इकोनॉमिक कट, ठीक है। इकोनॉमिक कट का क्या मतलब होता है, किसी विशिष्ट मांग, जो कोई बजट के दौरान कोई विशेष मांग की गई है, ठीक है, उसी मांग में कमी करने के लिए, ठीक है। जो विपक्ष सोचता है कि ये फर्जी कितना एलोकेट कर दिया गया, पैसा ले रहे हैं, निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसी मांग को कम करने की नीयत से अर्थगत कटौती लाया जाता है। इसका उद्देश्य खर्च को, सरकार की खर्च पर अंकुश लगाना या सरकार की खर्च को कम करना होता है, ठीक है। अब संसदीय प्रक्रिया में और क्या होता है, कटौती तो 3 प्रकार की हो गई। अब 5वें प्रकार का प्रस्ताव देख लीजिएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं, यही सब सवाल आते हैं, आप देखना पेपर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा आपका। इसमें अविश्वास प्रस्ताव क्या है, यह मंत्रिपरिषद में अविश्वास को प्रकट करने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। वो अविश्वास जताते हैं कि सरकार भले सत्ता में है, लेकिन उसके पास अब मैजिक आंकड़ा नहीं रह गया है, सरकार गिरनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए, और रटना क्या है, अविश्वास प्रस्ताव मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल और मात्र केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। अगला देखिएगा, कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ध्यान से सुनना, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब सरकार अपना मैंडेट खो दी है, और क्या, मैंडेट खो दी है तो मंत्रिपरिषद डिजॉल्व हो जाएगा, मंत्रिपरिषद का हेड PM है वो भी चला जाएगा, गायब, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, संसदीय समितियां, ठीक है, लास्ट जो है पेज है, आप अच्छे से पढ़ लो इसको भी। संसदीय समितियां क्या है, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बाइफर्केट करके देखो, लिखा हूँ। एक तो अस्थाई समितियां होती हैं, और कुछ एक प्रकार होता अस्थाई का, 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार अस्थाई का, दूसरा प्रकार अस्थाई का, ठीक है, दूसरा अस्थाई का।
और जो अस्थायी होती हैं माने कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं, बनाई जाती हैं, एडहाक होती हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, अपना एम पूरा करने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि जो अस्थायी समितियां हैं वो हमेशा रहती ही रहती हैं, वो अपने समय पर बनती हैं, मतलब काम करती हैं, फिर वो उनका अस्तित्व तो नहीं खत्म होता है बल्कि वो काम अब बंद कर देती हैं। वित्तीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और अस्थायी समितियों को अगर बांटा जाए, ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वह वित्तीय समितियां हैं, दूसरा जो है विभागीय समितियां हैं, तीसरा जो है नियम संचालन समिति है, चौथा ऐसे करके ढेर सारी समितियां हैं। मैंने ढेर सारे के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है, मैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण था उसको लिखा हूँ, ठीक है। तो वित्तीय जो समितियां हैं वो वित्तीय समितियां रट लीजिएगा, पेपर में आता है निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय समिति नहीं है, तो तीनों रटे रहेंगी, जो हैं तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति बता दिया अभी, लोक लेखा समिति बताएंगे, लोक उपक्रम समिति बताएंगे। इसको भी बहुत अच्छे से लिखा हूँ, देखिए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जो सभी के सभी क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति होती है उसके सदस्य 20 होते हैं, 20 में 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखना, जो भी इसके सदस्य, समिति के सदस्य बनते हैं वो मंत्रिपरिषद के अंग नहीं होते, माने कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसे याद कर लेना, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? कथन कारण में पूछे, क्योंकि ये सरकार के अगेंस्ट ही जांच करने के लिए बनाई जाती हैं और मंत्रिपरिषद माने सरकार के ही अगर मंत्री इसमें आ जाए तो क्या ही ट्रांसपेरेंसी रह जाएगी। तो कथन कारण वाले भी सवाल आप बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम। आप पहले पढ़ते हैं प्राक्कलन समिति। क्या पढ़ते हैं? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया जाता है? तो बजट पेश होने के तत्काल बाद में किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? प्राक्कलनों की समीक्षा तथा अपव्यय को रोकने संबंधी सलाह देना सरकार को। अच्छा, प्राक्कलन का क्या मतलब होता है? प्राक्कलन माने बजट में देखते हैं ना, दिव्यांगों के लिए, कन्याओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनोवेशन के लिए, रक्षा के लिए, विदेश मंत्रालय संबंधित या कृषि के लिए, ये अलग अलग प्राक्कलन होते हैं। मतलब अलग अलग विषय पर क्या होती है? मांग होती है ना, सरकार बजट एलोकेट करती है, वही उन्हीं को प्राक्कलन कहते हैं। उन्हीं की जांच करती है कि जो मांग की गई है, प्राक्कलन समिति देखती है कि वो सही जेन्युइन मांग है कि पता लगे काम 1 रुपया का नहीं है और मांग रहे हैं 10 रुपया, ठीक है। तो इसकी समीक्षा करता है और एडवाइस देता है, एडवाइजरी है, एडवाइस देती है कि आप इसकी जगह इतने ही पैसे में काम चला सकते हो। इसका पैसा, ए का पैसा माने ए का जो है नीति का पैसा बी में बल्कि आप लगा सकते हैं, ऐसा मतलब एडवाइस देती है कि ज़्यादा अपव्यय न हो पाए और ज़्यादा आउटकम आना चाहिए, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के उद्देश्य रटा होना चाहिए, गठन रटा होना चाहिए, कुल सदस्य रटा होना चाहिए, यह सभी लोकसभा से आते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे मितव्ययी समिति भी कहते हैं। तो मितव्ययी समिति माने क्या होता है? मितव्ययिता, मितव्ययी, कोई व्यक्ति मितव्ययी है माने बहुत कम खर्च करता है। तो अभी बताया कि अपव्यय को रोकने के लिए सलाह देता है, तो क्या है? कम खर्च करने की सलाह देगा, तो इसीलिए इसे मितव्ययी समिति भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आप देख लीजिएगा, इसका गठन 1950 में किया गया था पहली बार, ठीक है। अगला देखिए लोक लेखा समिति के बारे में। तो 20 सदस्य, अरे यार 20 सदस्य लिख दिया हूँ, सॉरी। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? 22 सदस्य। क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर क्या है? 22 सदस्य। क्या होना चाहिए? 22 सदस्य, ठीक है। और 22 सदस्य में क्या है? 22 सदस्य में 15 राज्यसभा, लोकसभा से और 7 राज्यसभा, 17 5 22 होना चाहिए, देख रहे हैं ना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। देखो अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो सब पता चल जाता है यार कहाँ ही गलती हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कैग की रिपोर्ट की जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कैग जानते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा जो सरकार के आय व्यय को लिखा जाता है ना, जांच की जाती है
उसकी भी जांच किया जाता है किसके द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा, माने उसकी भी निगरानी करता है कैग की, जो सरकार की निगरानी करता है। और यह प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। इसका गठन सबसे पहले 1921 में किया गया था, ठीक है, इसीलिए यह सबसे पुरानी समिति है जो आपके प्री में, ठीक है, वनडे में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला देख लीजिएगा, तीसरे नंबर की अस्थाई समिति कौन सी, 22 सदस्यों वाली 15:7 के रेशियो में, लोक उपक्रमों के आय व्यय की समीक्षा करना और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करना। लोक उपक्रम का मतलब क्या होती है, जितनी सरकारी कंपनी है ना, PSUज कंपनियां, जैसे सेल, गेल, भेल, जेल, ONGC, REC, ठीक है, जितनी नवरत्न, महारत्न या अन्य जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनके आय व्यय के लिए की जांच करने की, समीक्षा करने के लिए बनाई जाती है। इसका गठन कब किया गया था, तो बाद में 1964 में, ठीक है। आगे देखिएगा, तो यह अस्थाई समितियां, विभाग, अस्थाई समितियों, वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियों 3 समितियां पढ़ लिए। अब अस्थाई समितियां जो हैं, ठीक है, जिन्हें हम तदर समिति कहते हैं, जिनका कार्यकाल उस एम को पूरा करने तक ही होता है, ठीक है, उसके लिए लाइन खींची गई है। उसके 2 पार्ट होते हैं, माने 2 प्रकार की होती हैं, इन्हें पढ़ लीजिए सेपरेट करके, आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट यहाँ तैयार किया हूँ। प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति एक प्रकार है उसका, और एक विशिष्ट मामलों की जांच समिति बनाई जाती है एडहाक बेसिस पे, माने थोड़े समय के लिए वो अपना ये काम करके उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रवर समिति यदि होगी तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 30 होती है, और 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि संयुक्त प्रवर समिति अगर है, ठीक है, तो उसका गठन होगा तो अधिकतम संख्या कितनी होती है, 45, जिसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से आते हैं। 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। ऐसे ही विशिष्ट मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है, ठीक है, उसका 2 पार्ट है। उसमें क्या आता है, तो सामान्य समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो 30 लोकसभा से आते हैं, और एक होती है संयुक्त समिति जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, संयुक्त समिति, ठीक है, यह टोटल इसमें 45 सदस्य होते हैं, ठीक है, और जिसमें 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के हैं, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं, जो सामान्य हैं, जो पेपर में नहीं आती है, मैंने उसे नहीं लिखा है। जो पेपर में भर भर के आती हैं उनको मैंने लिखा है। एक शब्द आता है व्हिप जारी करना। अक्सर राजनीतिक पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, इसके बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप पिछला लेक्चर देख लेना डिटेल से। गिलोटिन की बात कर लें, गिलोटिन शब्द बहुत ज़्यादा पेपर में भी आता है। तो गिलोटिन का मतलब ये होता है कि किसी विधेयक पर बहुत विशेष चर्चा न हो, बिना विशेष कुछ चर्चा किए ही अगर उसे विधेयक को पास कर दिया जाए, ठीक है, पारित कर दिया जाए, तो इसे गिलोटिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गिलोटिन शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप सदन की कार्यवाही में आप सुनना, कभी कभी विधेयक क्या है, बहस करने का समय नहीं रह जाता है, सामान्य विधेयक रहते हैं तो उसे क्या है, ध्वनि मत से पास करवा देते हैं। बोलते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा में क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि इनके पक्ष में कौन है, तो लोग हाथ उठाते हैं, चिल्लाते हैं। इनके विपक्ष में कौन है, उनका हाथ कम उठता है, तो माना जाता है ध्वनि मत से पास कर देते हैं। समझ गए, तो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शब्द बात और सुन लीजिएगा यहाँ पे, ये है कि हमने इसमें क्या छोड़ा है, ठीक है। तो लोकसभा सीटें क्या छोड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा की किन किन राज्यों की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में किन किन राज्यों की कितनी सीटें हैं। जैसे राज्यसभा में कुल उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और लोकसभा में अधिकतम 80 सीटें हैं, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, सीटों की बात करें, ठीक है, तो आप उसे एक चार्ट बना लेना और उसे बाकायदा ट्रिक बना करके 11-11 पे जितने हैं क्रम से ऊपर कितने का एक है, ठीक है, उनको एकदम अच्छे से रट डालना, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल से लेकर के वनडे लेवल के सभी पेपर में वो बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो प्लीज़ उसे लिख करके रटना है, ठीक है, और इसकी PDF लेकर के आप इसे रट डालिए और
कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, ठीक है। मैं आपको पॉलिटी पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा और कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।